न्यायपालिका को हमारे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सबसे पहले न्यायपालिका की ही शरण में जाते हैं। मान लीजिए अगर आप अपनी कोई फरियाद लेकर हाई कोर्ट जाते हैं और कोर्ट आपसे ये कहे कि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है और यहाँ कोई पक्षकार किसी अन्य भाषा में संबोधित नहीं कर सकता। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर किस कानून के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी में ही अपनी बात रखी जा सकती है और किसी भी कोर्ट की कार्य व्यवस्था को स्थानीय भाषा में करने में क्या दिक्कतें हैं। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्य व्यवस्था स्थानीय भाषा में भी होती है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। दरअसल हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक पत्रकार के ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने उस पत्रकार को केवल अंग्रेजी में ही बोलने के लिए कहा, क्योंकि उच्च न्यायपालिका में इसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मार्च 2021 में पेशे से वकील रह चुके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हाईकोर्ट में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की थी। न्यायपालिका की कार्यव्यवस्था को करीब से देख चुके देश के राष्ट्रपति जब इस बात का जिक्र करते हैं तो इस मुद्दे पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा का माध्यम और अदालती कार्रवाई की भाषाओं का भी आपस में संबंध है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 348 क्लास 1 के मुताबिक जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ये संविधान में लिखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 348 क्लास 2 के मुताबिक किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या दूसरी भाषा को हाई कोर्ट की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। न्यायपालिका की भाषा को बदलने का अधिकार खुद अदालतों को नहीं बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के पास है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि आखिर अदालतों की भाषा अंग्रेजी कैसे हुई। दरअसल देश में जब जिस तरह की सत्ता रही उसी हिसाब से अदालतों की भाषा भी बदलती गई। अंग्रेजी शासन से पहले फारसी या उर्दू अदालत की भाषा हुआ करती थी, क्योंकि देश का शासन इन्हीं जुबानों का इस्तेमाल करने वाले राजतंत्र के हाथ में था। जब देश की सत्ता अंग्रेजों के हाथ गई तब कोर्ट की भाषा अंग्रेजी हो गई, यानी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होने को एक तरह का औपनिवेशिक संस्कार कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और देश आज़ाद हो गया तब भी हमने अदालतों में स्थानीय भाषा को स्वीकार क्यों नहीं किया। इसके लिए हमें इस राह में आने वाली समस्याओं को समझना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हाई कोर्ट में स्थानीय भाषा में जिरह को मंजूरी मिल गई। अब मान लीजिए केरल हाई कोर्ट में एक मामले को लेकर मलयालम में बहस चल रही है। अगर दोनों पक्ष मलयालम समझते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों पक्षों में से कोई एक वकील या कोई एक पक्ष गुजरात, बिहार या हरियाणा का हुआ तो अदालत की सारी जिरह उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी वकील या जज ने अपनी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में की है तो उसके लिए किसी भी राज्य की स्थानीय भाषा में जिरह करना या अपने दस्तावेज तैयार करना टेढ़ी खीर साबित होगी। ऐसे में आखिर इसका उपाय क्या होगा? इसके लिए विशेषज्ञ सुझाते हैं कि 5वीं तक या उसके बाद भी मातृभाषा में पढ़ाई के फॉर्मूले को लागू करना होगा और शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति में सिफारिश भी की गई थी कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का मीडियम बनाया जाएगा। इस तरह जब ऐसे छात्र कोर्ट में वकील या जज बनकर जाएंगे तो वे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों को समझ पाएंगे। इसके अलावा साल 2019 में कोर्ट ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत अदालतों के आदेशों को स्थानीय भाषा में भी अनुवादित किया जा रहा है। हालांकि रोजाना इतनी मात्रा में कोर्ट के फैसले आते हैं जिससे अनुवाद का यह काम काफ़ी भारी लगने लगता है। साथ ही कुछ दूसरी तरह की भी समस्याएं हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है,
ऐसे में वहाँ पर किस भाषा में कार्य व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह इसके लिए और भी व्यवहारिक उपाय खोजे जाने की ज़रूरत है। कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी नज़र में इसका और क्या क्या उपाय हो सकता है, ताकि न्याय की भाषा हर आम आदमी आसानी से समझ सके और एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा सही मायने में धरातल पर नजर आए। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।